नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं CUET PG हिंदी के लिए और आज हमारी यह 8वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे थे आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और आज हम जानेंगे अपभ्रंश साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। आज इन तीनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं हम अपभ्रंश साहित्य या अपभ्रंश काव्य। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने क्या माना? 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक क्या माना? अपभ्रंश का स्वर्णकाल। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक तो दोहा बंध, पद्दड़िया बंध और गेय पद बंध। अब अपभ्रंश में हम पढ़ेंगे जोइंदू को। जोइंदू 6वीं सदी के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? 6वीं सदी के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश से दोहों की शुरुआत मिलती है। प्रश्न बनता है दोहों की शुरुआत कब से बनती है? तो अपभ्रंश से। जोइंदू की 2 रचनाएं मिलती हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहली है परमात्म प्रकाश और दूसरी योग सागर। दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। आगे स्वयंभू। स्वयंभू 783 ईस्वी इनका समय माना जाता है और जैन परंपरा के ये प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयंभू क्या माने जाते हैं? जैन परंपरा के प्रथम कवि। और इनका समय कितना माना जाता है? 783 ईस्वी। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं स्वयंभू के। कौन कौन से हैं? पहला है पयमचर्यु, दूसरा ऋक्षिडेमचर्यु और तीसरा है स्वयंभू छंद। इनको याद रखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पयमचर्यु, ऋक्षिडेमचर्यु और स्वयंभू छंद। पयमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। स्वयंभू की जो रचना है पयमचर्यु, उसमें क्या है? राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। पयमचर्यु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। आपको याद रखना है ये क्या है? इसमें 5 कांड हैं और 83 संधियां हैं। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का आदि काव्य किसे कहा जाता है? पयमचर्यु। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग भी मिलता है और अपभ्रंश में ही सर्वप्रथम क्या मिलता है? कड़वक पद्धति का प्रयोग। किसे कहते हैं कड़वक पद्धति? इसमें क्या होता है? 7 अर्ध तालियों के बाद एक दोहा दिया हुआ होता है। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश के कालिदास की बात करेंगे तो कौन है? स्वयंभू। और किसने कहा? डॉक्टर भयाड़ी ने। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है और कृष्ण कथा के आरंभ का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्वयंभू को? अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। इन्होंने क्या बताया? स्वयंभू का रामायण जो है हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य है। आगे स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। आगे चलते हैं। पुष्यदंत। पुष्पदंत या पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव थे। ये क्या थे? मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध से क्या हो गई? ये जैन हो गई। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। और इनका जो समय जो माना जाता है
सामान्यतः 912 ईस्वी या फिर 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। अच्छा, स्वयंभू की भी कितनी रचनाएं मिलती हैं? 3। कौन कौन सी? 63 महापुरुष गुणालंकार, ये महापुराण है। और इड़य कुमार चरयू, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इड़य कुमार चरयू और जसहर चरयू, ये जो अपभ्रंश की रचनाएं, इनको आप याद करके रखिए, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है और अपभ्रंश की रचनाओं से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। एक तो किया आदि पुराण का और दूसरा उत्तर पुराण का। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। ये जो ग्रंथ हैं आदि पुराण और उत्तर पुराण, किस में रचित हैं? चौपाइयों में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। कितनी मात्राओं का छंद था चौपाई अपभ्रंश में? 15 मात्राओं का। पुष्यदंत को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी गई हैं। पुष्पदंत को क्या कहा गया है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। क्या कहा? अपभ्रंश का भवभूति। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। महत्वपूर्ण है ये। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा? भाखा की जड़। अब बात करते हैं धनपाल की। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। सामान्य सी बात है। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की, और धनपाल ने क्या किया? 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना करी। ये आपको याद रखना है। धनपाल की बात होगी तो भविष्यत कहा इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था, और इसका जो संपादन किया वो किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने। भविष्यत कहा एक रोमांटिक महाकाव्य है। कैसा काव्य है? रोमांटिक। नेक्स्ट, चतुर्मुख। हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है। हरिसेन ने क्या किया? धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है। कौन कौन से कवियों का उल्लेख किया उन्होंने? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। और स्वयंभू ने क्या कहा? चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि। मुनीराम सिंह की बात करते हैं तो इनकी रचना है पाहुण दोहा, और इन्हें रहस्यवादी कवि माना जाता है। मुनीराम सिंह के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि इनकी रचना कौन सी है? पाहुण दोहा, और इन्हें क्या कहा जाता है? रहस्यवादी कवि। अब चलते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हेमचंद्र जन्म की बात करें तो 1088 ईस्वी अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। क्या थे? जैन आचार्य। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुंवरपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। किसके दरबार में रहते थे? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की। और क्या है ये? प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। हेमचंद्र ने क्या किया? द्वाश्रय काव्य की रचना की है। इसके अंतर्गत कुंवरपाल चरित नाम एक प्राकृतिक काव्य भी है, और इन्होंने कुंवरपाल चरित का एक प्राकृत काव्य भी लिखा। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। हेमचंद्र के अन्य ग्रंथ हैं योगशास्त्र,
छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश, द्वाश्रय काव्य। ये चारों ग्रंथ इंपोर्टेंट हैं। आगे जिनदत्त सूरी, इनका जो ग्रंथ है वो है उपदेश रसायन रास। सोमप्रभ सूरी, इनका जो ग्रंथ है उनका नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। और जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। सामान्यतः जब भी मिलान का प्रश्न बनता है आपकी परीक्षाओं में तो इन रचनाओं से ही बनता है, और ये काफी कंफ्यूज करने वाली ही रचनाएं हैं, तो आप इन्हें याद रखिए। जिनदत्त सूरी की बात आएगी तो इनका जो ग्रंथ है वो है उपदेश रसायन रास, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। इनके बारे में केवल आपको इतना ही याद रखना है। चलते हैं प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम के जो संकलन करता है वो है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने क्या किया? प्राकृत पेंगलम का संकलन किया है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। प्राकृत पेंगलम में किनकी रचनाएं मिलती हैं? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर की। और प्राकृत पेंगलम का संकलन किसने किया? तो किया लक्ष्मीधर ने। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। बंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है, और प्राकृत पेंगलम पर ही टीका लिखी है वो किसने लिखी? बंशीधर नामक किसी विद्वान ने। आगे चलते हैं लौकिक साहित्य। अब बात करते हैं आदिकाल के ही अंतर्गत लौकिक साहित्य की। इसमें जो रचना है ढोला मारूरा दूहा। क्या है नाम? ढोला मारूरा दूहा। इसका जो समय है वो है 11वीं शताब्दी। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। इसमें क्या है? राजस्थान में अधिक लोकप्रिय राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवणी की कथा है। ढोला मारूरा दूहा में क्या है? राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवणी की कथा वर्णित है। ढोला और मारवणी की, इन दोनों की क्या है? कथा वर्णित है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। आगे संदेश रासक, महत्वपूर्ण रचना है संदेश रासक। किसकी है? अब्दुल रहमान। इन्हें ही बोलते हैं हम अदहमान। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा व्यक्त हुई है। इसमें क्या है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसकी व्यथा का ही वर्णन है। इसमें 3 प्रक्रम है और 223 छंदों का विरहयुक्त काव्य है। 3 प्रक्रमों में लिखा 223 छंदों का ये क्या है? मूलतः विरहयुक्त काव्य है। बसंत विलास, इसका जो समय है वो है 13वीं शताब्दी। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन किया गया है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रजभाषा का रूप लेती दिखती है। क्या है? इसकी भाषा से ही जो पिंगल सरस ब्रजभाषा का रूप लेती दिखती है। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, इनका समय है 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है खुसरो को? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो का नाम क्या था? अबुल हसन, और इनके गुरु की बात करेंगे तो निजामुद्दीन औलिया। संगीत में ये कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। कौन सी उपाधियों से नवाजा गया अमीर खुसरो को?
तोताए हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तोताए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कवियों में राजकुमार की प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा। अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती कहा। इन्होंने अपने बारे में कहा भी है कि अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछिए, जिससे कि मैं आपको कुछ बेहतर बता पाऊं। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इनकी पहेलियां और मुकरियां उक्ति वैचित्र की प्रधानता हैं। इनकी पहेलियों में और मुकरियों में क्या है? उक्ति वैचित्रवाद है। आगे, आवाज ए खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। कौन सा है? आवाज ए खुसरवी, इसका संबंध संगीत से है। और खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? हिंदी शब्दकोश। इसके बारे में पूछा भी गया है, ध्यान रखना आप लोग। अब बात करते हैं विद्यापति की। विद्यापति ने सामान्यतः अपनी पदावली लिखी है, जिनका समय है 14वीं शताब्दी। दरभंगा जिले के थे और तिरहुत के राज दरबार से जुड़े थे। कहाँ के थे? दरभंगा जिले के, और राजा तिरहुत के राज दरबार में कवि थे। निराला ने इनके पदों को नागिन की लहर कहा है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। निराला ने क्या कहा? इनके पदों को नागिन की लहर। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। याद रखिए। विद्यापति की कुछ रचनाओं की बात करते हैं। अवहट्ट में लिखी हुई रचना है कीर्तिलता कीर्ति पताका, और मैथिली में पदावली गोरक्ष विजय नाम का नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में, और जो पद्य भाग है वो क्या है? मैथिली में। इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका की आप लोग भाषा याद रखिए, किसमें लिखी गई है? अवहट्ट में। और पदावली किसमें लिखी गई? मैथिली में। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। इनकी पदावली का जो संपादन किया वो किसने किया? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। जिनमें नायक और नायिका कौन है? राधा और कृष्ण। सर्वप्रथम ग्रेसन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तन माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? विद्यापति को। और हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक कहा है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें क्या कहा? पंचदेवोपासक। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। प्रश्न बनता है, बच्चन सिंह ने किन्हें जातीय कवि कहा? तो आपका उत्तर होना चाहिए विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिमान, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। विद्यापति ने क्या कहा? इन्होंने राजा कीर्ति सिंह का स्वयं को क्या कहा है? खेलन कवि। और ये अन्य उपाधियां दी गई हैं। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, दशावधान, पंचानन। याद रखिए इनके अन्य नामों को। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं गद्य साहित्य पर। इसके बाद यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होगा। कुवलयमाला कहाँ? रचनाकार कौन है इसके? उद्यतन सूरि। इसका जो समय है वो है 9वीं शताब्दी। यह आरंभिक उल्लेख ग्रंथ गद्य ग्रंथ है। अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। आपको बस यह याद रखना है, कुवलयमाला किसकी रचना है? उद्यतन सूरि की।
राउलवेल रोड कवि की है। समय क्या है इनका 10वीं सदी। यह शिलाकृत कृति है एवं गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। याद रखना आपको राउलवेल के बारे में, क्या है ये, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। विशेषकर आपको राउलवेल के इनका रचनाकार का याद नाम रखना है रोड कवि, बाकी इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें राउल नामक नायिका का नक्शिक वर्णन है, साथ ही कलचुर राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन मिलता है। इसमें हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। ये महत्वपूर्ण है, इतना याद रखना है आपको। नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ किससे होता है, तो रोड कवि की जो रचना है राउलवेल से। उक्ति व्यक्ति प्रकरण महत्वपूर्ण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का जो है ग्रंथ है, इसमें इसका जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया है। कौशल भाषा को क्या कहा गया है, अपभ्रष्ट। महत्वपूर्ण रचना है वर्ण रत्नाकर, किसकी है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। समय कितना है, 14वीं शताब्दी। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है। वर्ण रत्नाकर में क्या हुआ है, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्द को सप्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। वर्ण रत्नाकर के संपादन की बात आएगी तो किसने किया है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। और वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है किसका, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। कल हम आदिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में भक्ति काल के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।